उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की विरोधियों की सरकार को गिरा के विधायकों को खरीद करके जिस तरह से भेड़ और बकरियों को खरीदते हैं, देश की सरकार इसमें लगी हुई थी, वहाँ नहीं लगी हुई थी कि देश दुनिया में जो महामारी आ रही है उसकी तैयारी के लिए जो इस देश के सुई से लेके हवाई जहाज तक निर्माण करता है उसकी जिस तरह से दुर्दशा की गई है, जिस तरह से अपमानित किया गया है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कई सौ किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, चलते चलते मौत हो रही है, रेल से कुचले जा रहे हैं, सड़कों पर कुचले जा रहे हैं, मतलब देखा नहीं जा सकता। एक पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश हम बस भेजेंगे, तो राजस्थान में तो भेज दीजिए। लेकिन तय रूप से देश की सरकार कोरोना महामारी को बहानू कर इस देश का मजदूर और देश की 130 करोड़ जनता के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, मैं समझता हूँ कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं होगा। उनका अगर कनेक्शन काटने की बात करेंगे तो उस कनेक्शन को वापस भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा जोड़ेगी और उन अधिकारियों से मुकाबला करेगी जो उस गरीब का बिजली का कनेक्शन काटने के लिए घर जाएगा। उसका पहले कनेक्शन हम काटेंगे और फिर सरकार का कनेक्शन भी काटने का काम। गृह मंत्री अमित शाह जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की कैंटीन में कोई भी विदेशी माल नहीं होगा, स्वदेशी होगा। झक मार के निर्णय वापस लेना पड़ा। राम राम शाह, मेरा नाम है दिनेश और आप लोग देख रहे हो सीकर संदेश। आज अपने साथ बहुत ही खास मेहमान है पूर्व विधायक कामरेड अमराराम। तो अमराराम जी, आज थाको बहुत बहुत स्वागत है इस मंच के ऊपर। और कोविड-19 महामारी के बीच में मेरो पहलो सवाल है आपसे कि सरकार जो निर्णय लिया शुरू में जी लॉकडाउन करबा को, बाद में लॉकडाउन खोलबा को, या मजदूरान जो परेशानी हुई इस सब के बीच में आपने कहीं लगे कि सरकार इस स्थिति ने ज्यादा बेहतर तरीका से क्या हैंडल कर सके ही? सीकर संदेश और दिनेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कि आम जनता की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक और जनता को उनके मुद्दों पर खड़ा होने के लिए आप सीकर संदेश के माध्यम से संघर्षों में हमेशा जुड़े रहे हैं और जनता की आवाज़ को सरकार और प्रशासन तक आप पहुंचाते रहे हैं। सवाल ये है कि ये कोरोना महामारी दुनिया में दिसंबर और नवंबर में आ गई थी, जबकि भारत में भी अपन देख रहे हैं कि आपने हटे केरल में 30 जनवरी ने पॉजिटिव एक वुहान में एक बच्चा जो मेडिकल की शिक्षा ले रहा था वो यहाँ आया और वो पॉजिटिव आ गया। तय रूप से फरवरी में भी हमारी देश की सरकार नमस्ते प्रोग्राम ट्रंप का कर रही थी। बिल्कुल। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की विरोधियों की सरकार को गिरा के विधायकों को खरीद करके जिस तरह से भेड़ और बकरियों को खरीदते हैं, देश की सरकार इसमें लगी हुई थी, वहां नहीं लगी हुई थी कि देश दुनिया में जो महामारी आ रही है उसकी तैयारी के लिए जिस दिन निश्चित रूप से बहुत कुछ बचाया जा सकता था अगर सरकार तैयारी करती अपने राजनीतिक स्वार्थों को, अपने आकाओं को खुश करने के लिए। उस गुजरात में, अहमदाबाद में जहां लाखों लोगों को इकट्ठा किया गया, बिल्कुल, वहां आज सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है बंबई के बाद। कहने का मतलब यह है कि इस महामारी की तैयारी करने के बजाय अपने राजनीतिक स्वार्थों को, जिस दिन लॉकडाउन किया गया, आप अंदाजा कीजिए इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हो और मात्र 4 घंटे के बाद, 4 घंटे पहले रात को 8 बजे कह दिया जाए कि रात 12 बजे से लॉकडाउन है, जहां है वहीं रहना। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि इसकी पहले तैयारी करते, लॉकडाउन की घोषणा की उस दिन तक जो वेंटिलेटर, जो सबसे महत्वपूर्ण इसका एक इक्विपमेंट है मेडिकल का, वो विदेश जा रहे थे। हॉस्पिटलों की व्यवस्था करना, क्वारंटाइन की व्यवस्था करना और लोगों को सचेत करना। मैं समझता हूं इसको अगर 5 दिन पहले, जब से पॉजिटिव 30 जनवरी को आया, उस वक्त से ये तैयारी करते
और लॉकडाउन की घोषणा, निश्चित रूप से लॉकडाउन करना जरूरी था, लेकिन तैयारी करते हैं और 5 दिन पहले कहते हैं कि जो जहां जाना चाहता है चले जाए। तो मैं समझता हूं ये स्थिति नहीं होती। और मैं इस तरह से और दूसरी बात, इस देश में कोरोना का कोई वायरस नहीं था, विदेशों से आ रहे थे। जब वुहान से आने वाले एक विद्यार्थी में पॉजिटिव आ गया तो ये सबसे बड़ी बात थी कि जो भी कोई विदेश से आ रहा है उसकी जांच करते, क्वारंटाइन करते, और 14 दिन में अगर वो पॉजिटिव नहीं पाया जाता है तो निश्चित रूप से शामिल करें। आना नहीं रोक सकते, लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मार्च में जब लॉकडाउन लगाया जाता है 22-23 तारीख को, 15-16 को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होती है जमात की, उसकी देश की विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की इजाजत से होती है जी। वीजा दिया जाता है, विदेशों से लोग आते हैं। ये किसने दिया था? देश की सरकार। इसलिए सबसे बड़ी जरूरत थी, मैं समझता हूं, अफजर्ड वे में अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करते हुए देश की इस महामारी से मुकाबला करने की तैयारी करने के बजाय राजनीतिक स्वार्थों को करते रहे। इसलिए इस देश को बहुत बड़ा नुकसान भोगना पड़ा। और उसका आप और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मजदूर जो इस देश के सुई से लेकर हवाई जहाज तक निर्माण करता है, उसकी जिस तरह से दुर्दशा की गई है, जिस तरह से अपमानित किया गया है। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कई 100 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, चलते चलते मौत हो रही है, रेल से कुचले जा रहे हैं, सड़कों पर कुचले जा रहे हैं। मतलब देखा नहीं जा सकता। आप देखिए कि एक 12-13 साल की बच्ची अपने बीमार बाप को कई 100 किलोमीटर साइकिल पे लेके जाती है। मतलब संवेदनहीन देश और प्रदेशों की सरकार जिस तरह से संवेदनहीनता इस देश के उन नागरिकों को जो सब कुछ इस देश के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसान के साथ किसी का है तो उस मजदूर का है, जिसके साथ जिस तरह का व्यवहार मैं समझता हूं देश की सरकार। आप देखिए मोदी जी के भाषण तो वो है कि इस देश का गरीब, जो अमीरों को सुविधाएं हैं वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो हवाई जहाज सब खड़े थे, रेल खड़ी थी, बसें खड़ी थी। और मोदी जी जब लॉकडाउन का आदेश देते हैं, इस देश की 130 करोड़ जनता मानती है, प्रदेशों की सरकार मान रही है, तो उन मजदूरों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सकता था। अभी भी पहुंचाने की असफल प्रयास किए जा रहे हैं, अभी भी नहीं पहुंचाया जा रहा। मतलब दुखी होकर के 1 महीने के बाद जब लोग सामने आए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो सूरत हो, चाहे बॉम्बे हो, बड़े बड़े शहरों में मरता क्या नहीं करता। जब जाकर के सरकार ने विशेष रेल की, बसों की, और इसमें भी राजनीति हो रही। आप देख रहे हैं एक पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश हम बस भेजेंगे, तो राजस्थान में तो भेज दीजिए। लेकिन तय रूप से देश की सरकार कोरोना महामारी को बहानू कर इस देश का मजदूर और देश की 130 करोड़ जनता के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है, मैं समझता हूं कोई दुनिया में ऐसा देश नहीं होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जिस तरह से सैकड़ों सालों से संघर्ष करके इस देश के मजदूर ने काम के घंटे 8 तय करवाने का काम हो, डिस्प्यूट श्रम कानून हो, दूसरे 40-45 कानून हो, उन सबको नेस्ताबूद कर दिया। उनकी सरकारें चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, 3 साल के लिए कोई श्रम कानून नहीं होगा। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लेंगे। हायर एंड फायर, जब मर्जी होगी मालिक उसको नौकरी पे रखेगा, जब मर्जी होगी उसको जूत मार के बाहर निकाल देगा। और मैं समझता हूं जब देश के प्रधानमंत्री गरीबों की बात करते हैं, अफसोस है, उन्होंने कहा था कि कोरोना में जब तक लॉकडाउन है कोई भी मालिक, कंपनी का मालिक किसी भी मजदूर को निकालेगा नहीं और पूरी मजदूरी देगा। अफसोस है, अगर पूरी मजदूरी मिलती तो मैं समझता हूं ये करोड़ों मजदूर सड़कों पे, रेल पटरियों पे अपना जीवन समाप्त नहीं करते। लेकिन उनके खिलाफ एक भी
अभी 2 महीने से ज्यादा समय हो गया, एक भी ऐसे उद्योगपति या कारखाने के मालिक जिन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री जब इस महामारी के वक्त सरकार के आदेश को उल्लंघन करने वालों को जेल में डाला जा सकता है, एक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई पूरे देश में देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने नहीं की। तो दूसरी तरफ जो सबसे पहले कोरोना का पॉजिटिव केरल में आता है, सबसे ज्यादा विदेश में रहने वाले लोग हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तैयारी की, जिस तरह से 20 लाख मेहमान मजदूर जो केरल की विकास में अपना योगदान देते हैं, उनमें से 20 लाख में से 15 लाख को रहने का, खाने का, इलाज का संपूर्ण व्यवस्था करते हैं। एक तरफ केरल की सरकार है और एक तरफ देश की सरकार। आप देखेंगे कि सबसे पहले जब लॉकडाउन हुआ तो उसी वक्त केरल की सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया, और देश की सरकार जो 130 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, उन्होंने 15,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मजदूरों को एक तरफ तो पूरे देश में बांटा जा रहा है। पहले देश की सरकार ने धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की, उसके बाद प्रांतों के बीच में बांटने की कोशिश करी। ये मजदूर राजस्थान का है, ये मजदूर यूपी का है, ये बंगाल का है, ये उड़ीसा का है, ये महाराष्ट्र का है, ये देश का है। मजदूर चाहे किसी भी प्रांत का है, वो इस देश के निर्माण में अपना योगदान देता है। बल्कि उसको प्रवासी, मतलब अपने ही देश में वो प्रवासी हो गए, ये दृष्टिकोण का सवाल है। वहीं केरल की सरकार कहती है मेहमान मजदूर है, और देश की सरकार और अन्य राज्यों की सरकार कहती है ये प्रवासी है। मतलब हमारे देश में हम प्रवासी, इस देश का मजदूर हो गया। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दयनीय स्थिति, और जिस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने थाली बजाओ, ताली बजाओ, मोमबत्ती जलाओ, इससे कोरोना नहीं भागता है। इलाज से भागता है, व्यवस्थाओं से भागता है, और लोगों को सहयोग से भागता है। मैं समझता हूं आज भी उन जो कोरोना का पॉजिटिव लोगों का इलाज करते हैं, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ, उनके लिए आज भी प्रोटेक्शन के पीपीई किट नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए, वो भी आदमी है, लेकिन उसके लिए व्यवस्था करने का काम देश की सरकार नहीं करती। और जहां तक मैं समझता हूं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि 35 से 40% लोग जो रोज कमा के खाने वाले हैं, उनकी केवल 5 किलो राशन से एक आदमी 1 महीने तक नहीं चला सकता। और केवल राशन से, और उसके साथ जिस तरह का मजाक किया जा रहा है कि एक परिवार को 1 किलो चने की दाल देंगे। मान लो 10 परिवार में सदस्य हैं, कितना हिस्से में आया? 100 ग्राम, और 100 ग्राम को एक आदमी 30 दिन तक उपयोग करेगा, जिसकी रोजी रोटी चलेगी, उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से उस राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा, तरह तरह के किए जा रहे हैं। आज भी 2 महीने का समय बीतने के बाद में भी राशन कार्ड मांगा जा रहा है, ओटीपी मांगी जा रही है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो जो भी राशन चाहता है इस देश में 130 करोड़ लोगों में, उन सबको राशन जितनी आवश्यकता है देश की गोदामों में, इस देश के किसान ने मेहनत करके पसीना खून पसीना एक करके गोदामों को भरा है जी। निश्चित रूप से उनको जितना राशन चाहिए, जितनी दाल चाहिए, कितना खाने का तेल चाहिए, आज भी मैं समझता हूं पूरे गोदामों में चना और मूंग भारी संख्या में पूरे देश को दाल के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन इसलिए पहला काम है कि राशन जो भी लेना चाहता है, गांव हो शहर हो, जो लेना चाहता है, सरकार को जितनी आवश्यकता है मैं समझता हूं वो देना चाहिए। और अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए हर महीने हर परिवार जो इनकम टैक्स नहीं देता है उनको 7,500 रुपया पर महीने के हिसाब से देते हैं। मैं समझता हूँ तमाम लोगों की जिंदगी पटरी पे आ सकती है। और लेकिन जिस तरह से इसको बहाना करके सब चीज़ों का निजीकरण और बहाना किया जाता है, आत्मनिर्भर
और काम किया जाता है, आत्मनिर्भर है उसको ध्वस्त करने का बड़ी बड़ी कंपनियों का। और यही हालत है कि आज इन नीतियों के चलते हुए पिछले 3 दशक से जिन नीतियों को लागू किया गया देश में, उसका नतीजा है कि 1% इस देश के अमीरों के पास 80% संपत्ति, देश की संपत्ति उनके पास पहुंच गई है। आज जरूरत है कि पैसा हर परिवार को देने के लिए, राशन के लिए, उनको पहुंचाने के लिए पैसा कहां से आएगा। मैं समझता हूं 1% लोगों पे, जो इस देश के मेहनतकश किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, सब ने मिलकर के उसको लूट करके जो किया है, उसमें 2% अगर उनके टैक्स लगा दिया जाए तो पूरी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन किसी भी तरह से न उन अमीरों पे टैक्स लगाने की बजाय निश्चित रूप से उन्हीं को फायदा देने का, देश की संपत्ति उनके हवाले करने का काम कर रहा है। ये स्थिति है। एक जो आपने मजदूर की बात आई, तो मजदूरा ने बाहर खाने के टाइम पर जहाँ आपने देश का प्रधानमंत्री जहाँ बोला भाई हर राज्य आपकी व्यवस्था करेगा, मजदूर जो है बाने रहने की, बाके खाने की व्यवस्था। बाहर 2-3 दिन पहले मजदूर मिले, कुछ जगह बाहर जा रहे, पैदल ही निकले, बाने प्रशासन जो है एक स्कूल में बाने रखा दिया, सरकारी स्कूल में। लेकिन वहाँ के खाने की बात पर मन पतो चले हो कि वहाँ के खाने की व्यवस्था पिछले 2 महीना से गोकुलपुरा का भामाशार दानदाता, मतलब गोकुलपुरा का लोग ही वहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हर जगह ही भामाशाह से काम करवा रहे हैं, बैठे भी जनता को पीछे लाग रहे हैं, तो सरकार आगे खाने की व्यवस्था खुद क्यों कौन कर रही है? इसलिए आप देखेंगे कि थोड़े दिन के बाद में हमने एक घर घर में आंदोलन चलाया, आवाज उठाई कि भाषण नहीं राशन चाहिए। भाषण से राशन नहीं मिल जाएगा। आज भी आपने गोकुलपुरा का बात बताई, ये गोकुलपुरा की नहीं है, हिंदुस्तान के हर राज्य की है। बिल्कुल है। और वो इसलिए भी है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को उनका दे पैसा नहीं दिया। इस महामारी से मुकाबला करने के लिए जो पैसा देना था उसकी तो बात छोड़ दीजिए, जो जीएसटी में राज्यों का हिस्सा था वो नहीं दिया। अच्छा, बकाया था वो नहीं दिया। और इस पैकेज में भी राज्य सरकारों को एक नया पैसा नहीं दिया है। इसलिए चाहे वो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जब केरल की राज्य सरकार अपने संसाधनों से 20,000 करोड़ दे सकती तो राजस्थान क्यों नहीं दे सकती? बिल्कुल सही है। लेकिन राजस्थान को नहीं देना। आज भी मेरा दावा है कि राजस्थान के जिस भी स्कूल में क्वारंटाइन हो या गरीब हो, उनको स्वयंसेवी संस्थाओं ने ही दिया है। बिल्कुल, मैं धन्यवाद दूंगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने सब भेदभाव बुलाकर अपनी आय में से कुछ न कुछ हिस्सा भूखे को रोटी देने का काम किया है, यहां से वहां पहुंचाने का काम किया है। सरकार रेल फ्री करेंगे, वही किराया लेती है केंद्र सरकार, रेलें खड़ी है और इससे बड़ी कोई आफत नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। आज अगर संसाधन हमारे काम में नहीं आएंगे, मोदी जी तो हर गरीब को हवाई जहाज में उड़ावा की बात करा, अब तो हवाई जहाज से ठाली बैठी है। गरीबान जहां जहां भी सड़कों पे कह रहे ना, आज भी हमारे मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सड़क पे चलेगा, कोई भी मजदूर दिख जाएगा तो वहां का एसडीएम पे हम कार्रवाई करेंगे। एक एसडीएम बता दें, यहां से हरियाणा से चल करके, हरियाणा सीमा से चल करके फतेहपुर तक आते हैं, राजस्थान के 3-3 एसडीएम आते। आज तक आपने कहीं समाचारों में देखा कहीं कि किसी एसडीएम पे कार्रवाई हुई है? क्योंकि उनको बजट ही नहीं दिया गया, न खाने का दिया गया, न भेजने का दिया गया, और आपस में राजनीति कर रहे हैं कि हम बस भेज रहे हैं, वो कर रहे हैं हम लेंगे नहीं। अरे तुम्हारे प्रदेश के लोग हैं, तुम्हारे देश के लोग हैं, एक तरफ तो तुम अपनी राजनीति के लिए विदेशों से हिंदुओं को, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई को हम यहां इस देश में नागरिकता देंगे, और जो नागरिक हैं उनको तुम प्रदेश में नहीं घुसने दे रहे हो, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। ये इससे मतलब दर्दनाक दृश्य नहीं हो सकता। इस तरह संवेदनहीन सरकारें नहीं हो सकती। उस गरीब की भावनाओं के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया है,
जिनके पैरों में छाले पड़े हैं, मैं समझता हूं ये सरकार में बैठे हुए लोग ये समझते हों कि वो भूल जाएंगे। जब भी मौका आएगा निश्चित रूप से ब्याज सहित उनको चुकाने का काम, जिन्होंने भी ये व्यवहार किया है, जिन्होंने भी भूख से तड़फा के उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, उनसे पूरा हिसाब चूकता करेंगे, जिससे आने वाले वक्त में भी कोई इस तरह का व्यवहार इस देश के नागरिक, इस देश के श्रम शक्ति के साथ, उस किसान के साथ न कर सके, न बेरोजगार के साथ कर सके। बिल्कुल सही है। ब्याज और हिसाब चुकता हूँ, मैंने एक चीज याद आई कि जी हाँ, और 2 महीना हो गया पूरा बाजार बंद हो, लॉकडाउन कर दियो, और बी के बाद के माइन सरकार आप बोली भाई बिजली का जगह बिल है भाई आपने अभी देबा की जरूरी को नहीं है, भाई पस दे दीजिए। अब राजस्थान में समाचार आया है कि बिजली का जगह बिल है बे मई में चुकाओ 30 मई तक, ने 1 जून सुएज को भी के ऊपर पेनल्टी भी लाग सी और कनेक्शन भी काटा जैसी। जहाँ बाजार है जो खोलियो है भी, बाजार ने खोलते ही कोई दुकानदार के या कोई गरीब ने मजदूरी को नहीं मिली, दुकानदार के कोई धंधो को नहीं हो, तो रुपया खटाऊं देसी। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, प्रियंका गांधी यूपी का माइन योगी आदित्यनाथ ने आके हुए है कि भाई बिजली का बिल माफ करो, तो भाई अशोक गहलोत जी ने क्यों कौन केस का बात। ऐसा है कि आप देखेंगे सरकार की नीयत क्या है। बाजार 50 दिन से बंद था, सिवाय राशन की दुकान के अलावा कोई दुकान नहीं खुली। बिल्कुल। सबसे पहले कौन सी दुकान खोली? शराब की। शराब। और पूरे देश में, मतलब शराब जरूरी है, लोगों को मदमस्त करना जरूरी है, आम जनता की दुकान खोलना जरूरी नहीं है। और जहां तक बिजली का सवाल है, मैं समझता हूं जब इस देश के 35 से 40% लोग जो रोज कमा के खाते हैं, आज उनका भूखा पेट है, वो भूख से तड़फ रहे हैं, और प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम कनेक्शन काट देंगे। मैं समझता हूं वो जनता इस सरकार का कनेक्शन काट देगी जब भी मौका आएगा। आज कहां से सबसे पहले जरूरत है कि वो जिंदा कैसे रहे। बिल्कुल। और जो अपने घर में एक पंखा चलाता है उसका कनेक्शन काटने की बात करते हैं, मैं समझता हूं इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता। निश्चित रूप से जैसा आपने बताया अभी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कह रही है बिजली का बिल माफ करो, तो राजस्थान में उनकी सरकार है। यहाँ राजस्थान में बिजली को बिल माफ करार फेर कहता है यूपी ने कि हाँ। देखो माँ को एग्जाम्पल सेट करेड़ो है। नहीं, वो जैसे फर्जी घोषणाएं नरेंद्र मोदी करता है वैसे ही कांग्रेस करती है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घोषणा की थी मजदूरों को ले जाने के लिए हमारी कांग्रेस किराया वहन करेगी जी। एक बस बता दे देश में जहां कांग्रेस ने वहन किया हो। और वो नारे सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी के वक्त गरीबी हटाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, ये सब नारे दिए, वही नारे आज दे रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से इसको लेकर के आने वाली 27 मई को जो सरकार, राजस्थान की सरकार ने जो 120 करोड़ उपभोक्ता है उनको जो थ्रेटनिंग दी है कि 30 मई तक अगर बिल जमा नहीं कराएंगे तो हम उनका कनेक्शन काट देंगे। हम कहना चाहते हैं कि 27 तारीख को पूरे प्रदेश में भी इस मांग को लेकर के हम ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे। फिर भी अगर 30 तारीख जो नहीं चुका सकता है वो चुकाए, हम इस बात के लिए मना नहीं करते हैं। लेकिन जो 40% लोग जिनकी रोजी रोटी खत्म हो गई, आज उनका जीना मुश्किल हो रहा है, उसकी रोटी मुश्किल हो रही है, मैं समझता हूं खुल गया, इसके बाद उसके पास काम नहीं मिल गया है, इसलिए वो दे नहीं सकता। उनका अगर कनेक्शन काटने की बात करेंगे तो उस कनेक्शन को वापस भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा जोड़ेगी और उन अधिकारियों से मुकाबला करेगी जो उस गरीब का बिजली का कनेक्शन काटने के लिए घर जाएगा। उसका पहले कनेक्शन हम काटेंगे और फिर सरकार का कनेक्शन भी काटने का काम करेंगे। बिल्कुल सही है। आपने किसान की और बात अगर करा तो किसान के जो टाइम उपज को काम हो, मंडी में बेचने को काम हो, भी के पीछे भी मंडी भी बंद रहेगी, तो किसानों ने बाहर कहीं परेशानी आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि इस लॉकडाउन के वक्त वो किसान इस बीमारी का परवाह किए बिगैर पूरा खेत में उसने कटाई की है।
ठीक है, डॉक्टर उस पॉजिटिव से लड़ रहे हैं, पुलिस के लोग भी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इस देश का किसान इस लॉकडाउन के वक्त अपनी जान को जोखिम में डालकर जो 6 महीने से जो फसल तैयार कर रहा था उसको पूरी वो काटी है, निकाली है। और जिस तरह की मार उस पे भाव में, फसल के भाव में, दूध के भाव में, सब्जी में जिस तरह से तबाही हुई है और कोर्ट में खाज करवाओ काम राजस्थान की सरकार ने किया। किसान कल्याण के नाम से किसान की जिन्सों पे 2% टैक्स सरकार ने लगा दिया, मंडियां बंद रही। अब 2% की जगह 0.5 50 पैसा लागू किया। देश और प्रदेश की सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे जिस तरह से आम जनता को लूटने का काम किया, सबसे ज्यादा किसान कटाई में, थ्रेसिंग में और अब आने वाली खरीफ की फसल की तैयारी में, बुआई के लिए सबसे ज्यादा डीजल काम में लेता है। बिल्कुल। जहां 22 रुपए का डीजल हवाई जहाज में काम आने वाला ATS 22 रुपए लीटर है, किसान और आम जनता पेट्रोल और डीजल काम में लेती है 80 और 70 रुपए। 22 रुपए वाला 70 रुपए में, इससे ज्यादा जेब काटने का काम जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों शामिल है। एक्साइज ड्यूटी इस लॉकडाउन के दरमियान 13 रुपए डीजल में और 10 रुपया पेट्रोल में, और उससे पहले मार्च में 22 मार्च से पहले 15 मार्च को 8 रुपया पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी। जो जनता को, जब आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पेट्रोल और डीजल को जब आपने बाजार के हवाले कर दिया, जब रेटें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ी, जब ये रेटें बढ़ा दी और जब सबसे कम जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हुआ, कम करने की बजाय उस जनता को फायदा मिलना चाहिए था, वो केंद्र और राज्य सरकार ने अपना खजाना भरने का काम किया। इससे बड़ी लूट मैं समझता हूं किसान के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि आम जनता के साथ भी हुई है, केवल किसान नहीं। अगर वही 22 रुपए में डीजल मिलता तो जो भी सामान आता है, मैं समझता हूं वो 80% आज भी रोड के माध्यम से आता है। बिल्कुल। पेट्रोल और डीजल की वही दरें होती जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नीचे आई है, तो मैं समझता हूं इस कोरोना महामारी के मुकाबला में भी जनता को एक बहुत बड़ा फायदा होता। अब किस तरह से लूटते हैं आप देखिए, किसान का गाय का दूध जो 32 और 33 रुपए लीटर में लेती थी सरस डेयरी, वो आज 18 और 19 रुपए में लेती है। लेकिन खरीद के खाने वाले को साधारण दूध जो 42 रुपए लीटर में था, आज 42 रुपए में 40 में नहीं। और हमारी देश की वित्त मंत्री सबसे बड़ा झूठ ये कहती है अपने पैकेज के लाइव में कि इस कोरोना लॉकडाउन के वक्त हमारे देश के किसानों से हमने 200 लाख लीटर दूध ज्यादा खरीदा है, जबकि राजस्थान जो सबसे ज्यादा दूध पैदा करता है वह 1 महीने में 7 दिन दूध लिया जाता है, और उसपे भी पाबंदी है कि इससे ज्यादा हर कलेक्शन सेंटर से नहीं लेंगे। मतलब एक पूरे महीने में आप 7 दिन दूध लेंगे तो किससे दूध 200 लाख लीटर ज्यादा किससे ले लिया। और मैं समझता हूं उस किसान और मजदूर को एक नया पैसे का इस 20 लाख के पैकेज में एक नया पैसा जो किसान को दूध में नुकसान हुआ, भाव में नुकसान हुआ, जो अपने जीवन की परवाह किए बगैर कटाई और थ्रेसिंग की है, मंडी को माल तक ले आया है, सब्जी को लेके आया है, निश्चित रूप से उसकी भरपाई करते हैं। मजदूर को लॉकडाउन में जीने के लिए 7,500 रुपया महीने की एक परिवार को देते, तो मैं समझता हूं उसको मुकाबला हो सकता था, लेकिन उसके लिए नहीं है। उन मजदूरों पे फिर हमला करने का देश की सरकार ने काम किया है। अब आप देखेंगे कि राजस्थान में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मजदूरों का, 22 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें 6 लाख राजस्थान से जाने वाले हैं और 16 लाख राजस्थान में आने वाले हैं, तो कमी कहां हो गई। और लॉकडाउन से पहले 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। कौन सा कारखाना है जिसमें मजदूर राजस्थान में नहीं है या अन्य प्रांत में नहीं है। बिल्कुल। अब इस
लॉकडाउन के चलते हुए 13 करोड़ लोगों का रोजगार गया है। और खरीदेंगे जब क्रय शक्ति होगी, जब मजदूर किसान जो 80% आबादी का है उसके पास जेब में पैसा नहीं होगा, न कारखाना चलेगा न व्यापार चलेगा। जी। तमाम उनके अर्थशास्त्री भी ये कहते हैं कि इस मंदी से, इस लॉकडाउन से जो मंदी और महामंदी में बदल रही है, उससे अगर मुकाबला करना है तो निश्चित रूप से उस 80% किसान, मजदूर, गरीब किसान की क्रय शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं करते। पैकेज में केवल ढकोसला है। तमाम जो पैकेज का मतलब होता है जनता को इस परेशानी में, इस महामारी के वक्त जो परेशान है उनको, जो जिनको नुकसान हुआ है, जिंदा रहने के लिए उनको आर्थिक रूप से पैकेज के रूप में पैसा दिया जाए और वापस नहीं दिया जाए। आरबीआई ने दिया है, बजट की घोषणाएं हैं, किसान सम्मान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये तो घोषणाएं सरकार की इस महामारी से पहले से चल रही है। नरेगा पहले से चल रही है। नरेगा में हम रोजगार दे देंगे। अरे ये तो देश के संविधान ने, देश की संसद ने अधिकार दिलवाएगी और इस संघर्ष का ही नतीजा है। व्यापारी, किसान सब ने मिलकर लड़े तो 2% जो किसान समृद्धि टैक्स लगाया था उसको ₹1.5 वापस देना पड़ा है। तो निश्चित रूप से जब कांग्रेस यूपी और अन्य राज्यों में बिजली का बिल माफ करने की बात करती है तो सबसे पहले जो राजस्थान और छत्तीसगढ़, पंजाब जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, सबसे पहले वहाँ माफ करे और फिर मांग करे तो हम उनके साथ हैं। वरना केवल हाथी के दांत दिखाने के ओर हैं और खाने के ओर हैं। कांग्रेस ये दोहरी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, नाम गरीब, किसान और बेरोजगार का लेती है, जनता बेहाल है और कंपनी, भ्रष्ट नेता और अफसर माला माल। बिल्कुल। किसान के तुझे एक और समस्या नहीं होगी कि अब वो टिड्डी दल आएगी। जब आपने धोधर लोसल आ साइड भी आया, झुंझुनू में भी काफी नुकसान करे है, तो इसको कई तरीके हो सके सरकार जो अपनावे या किसान जो करे जिसको बचाव करे जा सके। नहीं, इसको बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। दांतारामगढ़ में भी हुआ है, कल दोद में भी था और इससे पहले भी जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर में इस टिड्डी दल ने किसानों की फसलों को चौपट किया है। सरकार व्यवस्था कर सकती है। सरकार के पास हेलीकॉप्टर हैं, एयरफोर्स के पास हेलीकॉप्टर हैं, दवाई छिड़क करके जहाँ से पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आती है वहीं बॉर्डर पे ही उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा। टिड्डी नियंत्रण डिपार्टमेंट भी है। अच्छा। लेकिन एक टिड्डी को कंट्रोल नहीं किया। न चिंता है, न देश की न प्रदेश की सरकार को चिंता है। जिन्होंने पहले 1 साल पहले भी जो नुकसान हुआ उसका आज तक भरपाई नहीं हुआ। आज भी दातारामगढ़ का अभी मैंने देखा है, खाचरियास के पास आपके बनाथला का वीडियो देखा है, इतनी भयंकर जिसकी कोई हद नहीं है। पूरी जो कुछ भी सब्जी बो रखी थी, पशुओं के लिए चारा था, फसल तो लार्ज स्केल पे नहीं है लेकिन चारा, सब्जी, इनको सबको चौपट कर जाएगी। तो निश्चित रूप से किसान की किसी समस्या के लिए देश की जो आज भी बहुमत संख्या, रोजगार जो आज खेती पे निर्भर है और खेती में अगर खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो 65-66 का मैंने मेरे बचपन में वो देखा है। अमेरिका की जो लाल ज्वार खाई है और उससे जिस तरह बीमार हुए देश के लोग, और PL 480 शर्त देश की सरकार को मानकर अमेरिका से वो लाल ज्वार लेनी पड़ी थी। और जब अमेरिका से पूछा गया, जब देश के लोग बीमार हुए तो कहा कि ये ज्वार आपने आदमियों को खिलाई क्यों, हम तो जानवरों के लिए पैदा करते हैं। जब वो किसान जिसने अपने खून पसीने से इस देश के गोदाम भरे हैं और आज भी अगर सरकार मदद करती है, मदद करने की बजाय उसका कर्जे में डुबोने का काम करती है, क्योंकि उसका आप देखेंगे कि खाद हो, बीज हो, डीजल हो, जो भी इनपुट्स हैं खेती में काम आते हैं, पिछले 3 दशक की सरकार की किसान और गरीब विरोधी नीतियों का नतीजा है कि 7 से 10 गुना हुई है, उसकी कीमतें हुई हैं और बमुश्किल
किसान की पैदावार की कीमत है वो दूनी और ढाई गुना हुई है। तो वो उसके कारण पिछले 16 साल में 3.5 लाख किसानों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। अभी मोरडूंगा का भी एक दलित किसान अभी 8 दिन पहले ही आत्महत्या की है, जिसका कर्जे का लोन था। अच्छा। बात समझ में आती है, किसान की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करते, जिस भी एसडीएम कार्यालय में किसान की जमीन जो उसका आधार है जीवन का, वो नीलाम करने का लिए जितने फाइलें पड़ी हैं उन सब का कर्जा माफ करते। लेकिन किसान की न टीडी की न बिजली की। मैं तो धन्यवाद दूंगा उन किसानों को जो अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 2005 में अमरूदों के बाग में 1 लाख किसानों ने पड़ाव डालकर इस राजस्थान के वो 15 लाख किसान जो अपना खेत बिजली से सींचते हैं उनको बचाने का काम किया। और उसका नतीजा है कि आज 11,000 करोड़ रुपए की छूट जो अडानी और अंबानी और बड़ी बड़ी कंपनियों को राजस्थान की भाजपा और कांग्रेस की सरकार मालामाल करती है, जनता और किसान को लूटती है, वो 11,000 करोड़ रुपए बचा हुआ है, छूट मिली हुई है, वही रेट लगती है जो 2005 में लगती थी। और उसी का नतीजा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या की है उस संख्या में राजस्थान में नहीं की है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो कर्जा माफी का सवाल हो, किसानों ने अपने एकता के बल पे राजस्थान की भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसान विरोधी निर्णयों के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करके सरकारों को झुकाकर जनता को राहत दिलाने का काम किया है। मैं समझता हूं इस बिजली की रेट भी इस कोरोना महामारी से मुकाबला करते हुए जो आज जीवन जिनका संकट में है उनका कनेक्शन काटने की बात करती है, उनको भी ठीक करने का काम प्रदेश की जनता करेगी। बिल्कुल। एक जी हाँ, मोदी जी कहो कि भाई आत्मनिर्भर बनो, तो आपने यहाँ कौन लगे कि भाई देश में किसान जो है भी कोई उत्पादन लॉकडाउन के दौरान भी हुई और खेती में ही आपा सबसे अच्छा, हाँ, तो सबसे पहले किसान ने ही आत्मनिर्भर बनाता बिना मजबूत करता न किसी को भी आत्मनिर्भर तो छोड़िए, आत्मनिर्भर के आधारभूत जो थे नवरत्न थे, बैंक, बीमा, हवाई अड्डा, सुरक्षा, सब के सब जब आप 49% विदेशी निवेश की जगह 100% कर रहे हैं, जो कुछ भी आत्मनिर्भरता थी उसको समाप्त करने का काम कर रहे हैं। ये किसानों की 3.5 लाख किसानों की आत्महत्या का मतलब उन नीतियों का नतीजा है, भाषण से नहीं होगा। नीति क्या है? अगर किसानों ने खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है अपने खून पसीने की कमाई से, सरकार की थोड़ा मदद से, वो सब हटा ली गई। तो एक खाद्यान्न में ही नहीं, हर चीज में, हर उत्पादन में जी। मैं समझता हूं अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की कैंटीन में कोई भी विदेशी माल नहीं होगा, स्वदेशी होगा। जग मार के निर्णय वापस लेना पड़ा। कोई भी आवश्यकता की वस्तुएं आज देश में पर्याप्त 130 करोड़ लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। और पर्याप्त जब तक नहीं होगी कि 1% लोगों के पास जो 80% संपत्ति है वो मुनाफे के लिए लगेगी, वो आत्मनिर्भरता के लिए नहीं, वो मुनाफे के लिए है, वो देश और दुनिया के किसी भी कोने में जाती है, वो संपत्ति जब तक इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए आत्मनिर्भर के लिए लागू नहीं होगी, सिवाय मुनाफे की बजाय लोगों की आवश्यकता के अनुसार लागू नहीं होगी, जब तक नारा होगा जैसे पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों ने दिया है। मोदी जी भी नया नारा देकर के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत को बनाने का नारा देते हैं और आत्मनिर्भर के लिए जो कदम थे उनको ध्वस्त करने का काम करते हैं। तो ये मैं समझता हूं देश की जनता समझ चुकी है और समझेगी। एक जी हाँ, जनता की आप बात करा जना कहीं जी मोदी जी बोले भाई आत्मनिर्भर बनो, जना अगले दिन सु ही व्हाट्सएप और फेसबुक पर अत्ता मैसेज आवे लगे कि ए कंपनियां जिकी है इंडियन एयर आपको सामान खरीदो और चाइनीज या अमेरिका की कंपनी को मत खरीदो। तो वो जो लोगों का माइंड एक सोच है कि भाई आप चाइना की बराबरी कर सका या सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट खरीद कर आप काम चला सका, तो कहीं वाकई संभव है कि आप सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट खरीदा या आप चाइना की बराबरी कर सका? हाँ, एक तरफ तो पूरी दुनिया मुट्ठी की बात कर रहे हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, कि पूरी दुनिया एक गांव हो गया।
जी। तो फिर जो विश्व व्यापार संगठन से इस देश में विदेशों से सामान आने का जो छूट का निर्णय किया उसको समाप्त करो ना, और इस तरह की व्यवस्था करो कि इस देश की आवश्यकता के अनुसार कारखाने लगे, आत्मनिर्भर हों। और उससे नुकसान किसको हुआ? जो विकासशील राष्ट्र थे उनको हुआ। आज अब और हम देख रहे हैं कि इस देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, इसलिए कुछ बचा है। अमेरिका जो सबसे बड़ा धनी देश है, वो 1 लाख के करीब इस कोरोना महामारी से लोगों की जान 1 लाख के पास पहुंच रही है, क्योंकि वहां पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था निजी है। बिल्कुल। और देश में हम देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है कि सार्वजनिक जो हॉस्पिटल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, वो इस कोरोना के वक्त भी पॉजिटिव लोगों का इलाज कर रहे हैं। निजी हैं वो ताला लगा के चले गए। बिल्कुल। तो आत्मनिर्भरता कहाँ है? इसलिए आत्मनिर्भरता के मैं समझता हूँ देश के लोग समझते हैं। ये भी नहीं है कि विदेश से आज की तारीख में सामान नहीं है। आप इस तरह से डेवलप कीजिए, मतलब आप किस तरह से नीतियां अगर लागू करते हैं। हम 15 अगस्त 47 को हमारा देश आज़ाद होता है, 2 साल बाद में चीन आज़ाद होता है। आज वो अमेरिका से मुकाबला कर रहा है। आज हमारे ही मार्केट में हर तरह की उपभोग की वस्तुएं चाइना की हैं। बिल्कुल। मोदी जी जिस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री पटेल की मूर्ति कहाँ से बना के लाए हैं? चाइना से। जब योग कर रहे थे मोदी जी दिल्ली में, तो चटाई कहाँ से आई थी? चाइना से। तो जो आज चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, इससे मतलब नहीं है। आज इस देश की 130 करोड़ लोगों की आवश्यकता की वस्तुएं अगर भारत में नहीं है, तो निश्चित रूप से उनका निर्माण किया जाए। आत्मनिर्भर होना चाहिए, बुरी बात नहीं है, लेकिन नीतियां तो आप परतंत्र करने की कर रहे हो और घोषणा आप आत्मनिर्भरता की कर रहे हो। ये मैं समझता हूं खतनी और करनी में रात और दिन का फर्क है। बिल्कुल। आप किसान मजदूर की, अमीरों की सुविधाएं देने की बात करते हो और वो सड़कों पे जान गंवा रहे हैं, भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो वही आत्मनिर्भरता का है। मैं समझता हूँ काम परतंत्र करने का, आत्मनिर्भरता के कदम थे उनको ध्वस्त करने का कर रहे हैं, और नारा आत्मनिर्भरता का दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।